नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर चैनल वृंदावन एकेडमी। अभी तक हमने गॉस लॉ के 2 वीडियोस बना लिए हैं और एप्लीकेशंस उसके बहुत सारे हमने देख लिए हैं। हमने शीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, स्फीयर की वजह से, मेटलिक स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल, दोनों की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी और उसका ग्राफ देखा। आज हम देखेंगे कि अगर जो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, अगर वो कंडक्टिंग या मेटलिक ना होके कैसा हो, इंसुलेटिंग हो, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन किस तरीके से आता है विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो सपोज कर लीजिए वी आर टेकिंग अ इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर हैविंग अ रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज डेंसिटी रो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर होगा तो उस पर जो चार्ज हम देंगे अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सिर्फ, जैसा कि हम अभी स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर में अभी तक देखते हुए आ रहे हैं। तो सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ पे जो डेंसिटी मानी है यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दैट विल बी ऑन वॉल्यूम और उसको हमने माना है रो। अगर रो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसका टोटल वॉल्यूम जो हो जाएगा दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, तो उस केस में इस पे जो टोटल चार्ज होगा दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दैट स्फीयर। तो क्यू इज इक्वल टू जो टोटल चार्ज होगा दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अब इसमें अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो जैसे हम पीछे भी देख चुके हैं 3 रीजन्स में डिवाइड होगा। एक इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर क्या होगा, एंड ऑन द सरफेस और नियर अबाउट सरफेस ऑफ द स्फीयर, एंड आउटसाइड या अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। 3 रीजन इसमें ये डिवाइड होगा। तो फर्स्ट रीजन की अगर बात करें, अगर हम इनसाइड द स्फीयर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न देखना चाहें कि किस तरीके से वो डिपेंड करेगी और किस तरीके से वेरी करेगी, तो मान लेते हैं फर्स्ट केस इनसाइड द स्फीयर व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर दैट इज आर। आर इज वी आर टेकिंग स्मॉल आर एज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। आर हमारा वेरी करेगा जबकि कैपिटल आर इज कांस्टेंट दैट इज रेडियस ऑफ द सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर। तो इस केस में अगर R इज लेस देन R है, इसका मतलब इनसाइड द स्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो चार्ज क्या होगा, सिंस इसके थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कितना चार्ज, जब हम किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट अगर इनसाइड द स्फीयर कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट पे अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, अगर उस पॉइंट पे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अगर उस पर गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जाए तो वो जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होगा वो कितने चार्ज को इनक्लोज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी डिस्टेंस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। अगर हम यहां पे लिख रहे हैं तो कम चार्ज है, अगर इससे ज्यादा दूर पे पॉइंट लेंगे तो वो जो सरफेस होगा गॉसियन सरफेस वो ज्यादा चार्ज को इंक्लोज करेगा। तो चार्ज का जो इंक्लोजर है इट डिपेंड्स ऑन द पॉइंट वेयर वी कंसीडरिंग इन द इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर में हम कहां पे पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर हम बहुत ज्यादा सेंटर के पास कंसीडर करेंगे तो चार्ज कम इंक्लोज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। अगर हम ज्यादा दूर कंसीडर करेंगे, ठीक है, तो वहां पे चार्ज ज्यादा इंक्लोज करेगा और ज्यादा इंक्लोज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये टोटल जो चार्ज इंक्लोजर है इन द गॉसियन सरफेस इट टोटली डिपेंड ऑन द रेडियस और रेडियल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। तो यहां पे जो क्यू इन हो जाएगा दैट इज रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और अगर गॉस लॉ से फ्लक्स देखा जाए तो आसानी से क्यू इन पता है तो फ्लक्स लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इन जो हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम फॉर्मूले से या डेफिनेशन से अगर फ्लक्स लिखें तो दैट इज ई मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, एंड एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस इज, गॉसियन सरफेस कहां है, आर डिस्टेंस पे, आर रेडियल का जो हमने स्फीयर ड्रॉ किया है वो है, तो वो हो जाएगा उसका गॉसियन सरफेस का एरिया दैट इज 4 आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर यूज करेंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस स्मॉल आर रेडियल का है, ठीक है। तो अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो ई इंटू 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से हमने पुट कर दिया, यहां से इसको पुट कर दिया, कंपेयर कर लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया है दैट इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर, सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी। तो अगर यहां पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियल डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट। हम कहां पे पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, अगर पॉइंट को हम सेंटर के पास कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, जैसे और थोड़ा दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्टली इंक्रीज करेगी। मतलब अगर आर और ई में अगर यहां रिलेशन देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब लीनियर रिलेशन आ रहा है। अगर इसमें ग्राफ प्लॉट किया जाएगा तो यहां से इसके सरफेस तक ग्राफ कुछ लीनियरली ऐसे वेरी करेगा। सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस में क्या है, अगर हम कोई भी पॉइंट इसके सरफेस या इसके नियर अबाउट सरफेस के बहुत ज्यादा पास अगर कंसीडर कर लें दैट इज आर इज इक्वल टू आर। अब जो रेडियल डिस्टेंस है वो कैपिटल आर रेडियस ऑफ
स्फीयर के बराबर हो गई है। तो उस केस में फ्लक्स बाय डेफिनेशन ए इंटू एंड अब गॉसियन सरफेस जो हो जाएगा वो इसी इतने ही चार्ज को इंक्लूड करेगा जो ऑलरेडी इस पे है, ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल आर रेडियस का हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे क्योंकि पॉइंट वहीं पे कंसीडर किया गया है। हमेशा याद रखिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते समय ध्यान रखें जो गॉसियन सरफेस पे कोई भी चार्ज लाई नहीं करना चाहिए। सिंस हमने पॉइंट पी सरफेस पे माना है तो अगर सरफेस पे ही हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे तो वो चार्ज उस पर लाई करेगा, इसलिए उसे थोड़ा सा बाहर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उस केस में हो जाएगा ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन यहाँ पे क्या है, क्यू इन टोटल चार्ज है जितना स्फीयर पे है सबको इंक्लूड कर रहा है, तो दैट विल बी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर क्यू की वैल्यू अगर हम पुट कर दें इन द टर्म ऑफ डेंसिटी वॉल्यूम डेंसिटी तो फिर से रिलेशन आ जाएगा और वो रिलेशन आएगा रो अपॉन 3ε0 आर। इसको कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे रिलेशन सेम है, बस यहाँ पे क्या है स्मॉल आर है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे क्या है आर है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब थ्रू आउट द सरफेस कहीं भी अगर हम पॉइंट कंसीडर करें तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी, और वो होगी रो अपॉन 3ε0 कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। अगर थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस में अगर हम आउटर साइड कंसीडर करें कोई पॉइंट स्फीयर से बाहर, तो ये स्फीयर है कैपिटल आर रेडियस का, अगर हमने कोई पॉइंट यहां कंसीडर किया है दैट इज कैपिटल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर का केस हो, मतलब आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ये फ्लक्स का जो एक्सप्रेशन होगा बाय डेफिनेशन ई इंटू एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस दैट इज 4πr² बाय गॉस लॉ अगर बात की जाए तो ये जगह क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिंस गॉसियन सरफेस के बहुत बाहर है तो पूरे चार्ज को इंक्लूड करेगा दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रिलेशन आएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियल में डिस्टेंस अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, सिंस क्यू तो कांस्टेंट है, जितना टोटल चार्ज है वो इंक्लूड कर रहा है, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द। देखो तो यहाँ पे क्या है, जब हम आउटर साइड कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट का तो डिपेंडेंसी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे इनसाइड कंसीडर कर रहे हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। तो इस केस में जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है, पॉइंट चार्ज की तरह आ रहा है क्योंकि कोई भी पॉइंट चार्ज अगर रखा हो आर डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी हो तो यही एक्सप्रेशन आता है। इसका मतलब अगर कहीं बाहर अगर पॉइंट कंसीडर करते हैं अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द स्फीयर तो उस केस में जो ये पूरा स्फीयर है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, माना जाता है ऐसे बिहेव करता है जिससे लगता है कि ये पॉइंट पे इस पॉइंट पे सेंटर पे कोई एक चार्ज रखा गया है, तो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगता है। तो तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिया। अब चलिए इसका थोड़ा ग्राफ देख लीजिए, ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर ग्राफिकल एनालिसिस इसका किया जाए जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है, अगर इसका ग्राफिकल एनालिसिस यहाँ पे हम करें तो ग्राफिकल एनालिसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर अगर हम एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर प्लॉट करें तो ये है इसका सेंटर, तो ये है इसका सेंटर इसका स्फीयर का। अब यहां से अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो जैसा कि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर था, कहां तक, स्फीयर के सरफेस तक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब भी ऐसा रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्योंकि कोई भी दो वेरिएबल में तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है, ऐसे सीधे ग्राफ मिलेगा, मतलब आर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। उसके बाद बढ़ते 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 सरफेस पे जैसे ही पहुंचते हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज होने लगती है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और वो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज दिस। यहाँ पे जो वैल्यू होगी क्या होगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद फिर से जैसे सरफेस से दूर जाने लगते हैं वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन आ जाता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये पैराबोलिक कुछ नेचर आएगा, इस तरीके कैसे ग्राफ डिक्रीज करेगा और इनफाइनाइट जब वैल्यू होगी आर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसलिए ग्राफ पैरेलल हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, ठीक है। तो ये इस तरीके का कुछ ग्राफ आता है, ठीक। तो यहाँ पे इनसाइड की अगर बात करें तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए लीनियर ग्राफ मिला है। ऑन द सरफेस की अगर बात करें तो ये कांस्टेंट है और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है क्योंकि उसके बाद डिक्रीज करता है। आउटसाइड द स्फीयर आर इज ग्रेटर देन आर के लिए ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब यहाँ पे अगर कंपेरेटिव स्टडी करें दोनों ग्राफ की, अगर कंपेरेटिव स्टडी करें किसके लिए, अगर हम सॉलिड स्फीयर के लिए और इसके लिए दोनों के लिए अगर कंपैरेटिव स्टडी की जाए तो क्या आपको दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है। दोनों में डिफरेंस ये दिख रहा है कि सरफेस के बाद वाला जो ग्राफ है दोनों में सेम है। देखो सरफेस के ये सरफेस पॉइंट यहां पे था, ये सरफेस का पॉइंट यहां है, सरफेस के बाद का जो पैटर्न है इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन का वो दोनों में सेम है, ठीक है। लेकिन सरफेस पे भी लगभग सेम है, सरफेस पे भी देखा जाए तो यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यही है, दोनों पे सेम ही है। लेकिन डिफरेंस कहां है कि यहां पे है इनसाइड था, यहां पे स्फेरिकल शेल या सॉलिड कंडक्टर में सिंस चार्ज जो होता है पूरी तरीके से सरफेस पे फैला होता है तो अंदर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं तो किसी भी चार्ज को इंक्लूड नहीं करता है और कोई भी चार्ज इंक्लूड ना करने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, जीरो आती है। जबकि यहां सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, यहाँ पे वहां चार्ज जो होता है वो अंदर भी प्रेजेंट होता है, वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए चार्ज वहां पे पाया जाता है। और इसलिए यहाँ पे जो ग्राफ आता है जैसे जैसे हम दूर बढ़ते हैं सेंटर से वैसे चार्ज का जो इंक्लोजर है वो चार्ज
बढ़ता जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होकर बढ़ती है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ सरफेस डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ग्राफ है वो डिसकंटिन्यूअस है। कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो थी, जैसे ही सरफेस पे पहुंचते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड सडनली जो है कहां पहुंच जाती है, यहां पे पहुंच जाती है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू पे। तो यहां पे डिसकंटिन्यूटी है, इसके ग्राफ में क्या है, डिसकंटिन्यूटी है एट द सरफेस, लेकिन यहां पे ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूअसली बढ़ते मैक्सिमम पहुंचता है, फिर यहां से डिक्रीज होता है। तो ये दोनों ग्राफ में थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। ग्राफिकल एनालिसिस पे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए कुछ बात करते हैं, चैप्टर लगभग फिनिश हो चुका है। कुछ पॉइंट्स हैं जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं, आपको रिमेंबर करने हैं, और कुछ पॉइंट हैं जो छूट गए हैं, या एक दो टॉपिक, एक बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स में भी हम लोग नहीं कवर कर पाए, वो देख लेते हैं एक बार। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कॉन्सेप्ट आपके इसी चैप्टर में है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का फिनोमिना बेस्ड है कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो अगर किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस पर ना पड़े, तो क्या कर दिया जाता है, कंडक्टर के चारों तरफ एक मेटेलिक प्लेट की, या कंडक्टर के मतलब एक ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कंडक्टर की शील्डिंग कर दी जाती है। जैसे ये बॉक्स है, ये सपोज कर लो कंडक्टर है, मुझसे इसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, सराउंडिंग में पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे बचाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कंडक्टर को इसमें प्लेस कर दूंगा, इस ऑब्जेक्ट को इस कंडक्टर के अंदर प्लेस कर दूंगा। सिंस हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं करेगी। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज नथिंग बट टू save any object from electric field, we cover it with a कंडक्टर से कवर कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब एक और टॉपिक है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग चार्ज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है कि इसमें जो है एक वैक्यूम चैम्बर ले लिया जाता है यहाँ पे, और यहां से एक कंडक्टिंग रॉड डाल दी जाती है, यहाँ नॉब होता है, और यहाँ पे लीव्स लगा दी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड लीव्स लगा दी जाती हैं, एक लीफ ये बहुत ही पतली लीफ लगा दी जाती है, और क्या किया जाता है कि ये आइडेंटिकल बनाई जाती हैं। तो अगर किसी भी चार्ज को, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है उसको हमें मेजर करना है, तो उस ऑब्जेक्ट को जैसे ही हम इसके मेटेलिक बॉब में टच कराते हैं, तुरंत चार्ज यहां से ट्रांसफर होने लगता है, यहां ट्रांसफर हो जाता है, और यहां से सिंस कंडक्टिंग है और ट्रांसफर हो के कहां जाता है, इस लीव्स पे आ जाता है। और जैसे ही लीव्स पे चार्ज आता है, वो क्या सिमिलर चार्ज होने की वजह से जो चार्ज यहां होगा वही चार्ज यहां ट्रांसफर होकर, क्योंकि बाय द कंडक्शन मेथड चार्ज जो होता है वो सेम साइन का डेवलप होता है। तो जो चार्ज यहां डेवलप होगा, इस पे अगर पॉजिटिव है तो इस पे भी पॉजिटिव होगा, तो गोल्ड लीफ क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी। और जो अमाउंट ऑफ रिपल्शन है जो गोल्ड लीफ का, उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ रिपल्शन जो उनके बीच में एंगल बनता है, उसको हम कैलिब्रेट कर लेते हैं विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इस तरीके से जो रिपल्शन है, जो उनके बीच में एंगल बनता है, रिपल्शन एंगल, उससे हम चार्ज के अमाउंट को कैलिब्रेट करके चार्ज को हम मेजर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे साइन ऑफ चार्ज हम नहीं बता पाते कि साइन ऑफ चार्ज क्या है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो ये हम नहीं बता पाएंगे इसकी वजह से कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिमिलर चार्ज डेवलप होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, तब भी वो रिपेल करेगा, और यहाँ निगेटिव होगा तब भी यहाँ निगेटिव तब भी वो रिपेल करेगा। तो ईच एंड एवरी केस में वो रिपेल ही करेगा। तो हम यहाँ पे साइन नहीं बता पाते कि चार्ज का क्या है, लेकिन हम चार्ज के मैग्नीट्यूड को यहाँ पे हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है इसलिए मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अब इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल का केस हमने देखा था। इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल को हम तभी बता पाएंगे जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे, लेकिन एनसीईआरटी में और सब जगह क्वेश्चन दे दिए जाते हैं इसी चैप्टर में, इसलिए मैं बात कर लेता हूं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल का केस जो होता है, देखिए कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उसमें नेट फोर्स जीरो लगने लगे और टॉर्क भी जीरो, मतलब उसमें कोई भी फोर्स न लगे, चाहे वो रोटेटरी फोर्स हो चाहे वो ट्रांसलेटरी फोर्स हो, कोई तरीके का फोर्स नहीं लगेगा, तभी वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या होता है, और टाउ जो हमारा होता है, जो हमने टॉर्क पढ़ा था, वो दो ही केस में जीरो होता है, या तो थीटा जीरो हो या तो थीटा 180 डिग्री हो, क्योंकि पीई साइन थीटा होता है टाउ। तो टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा जीरो कब होता है, ये तो वो 0 डिग्री पे होगा, ये तो मल्टीपल ऑफ पाई पे होगा। तो ये तो थीटा 180 डिग्री हो या थीटा 0 डिग्री हो, तभी जो है टाउ जीरो होगा, और नेट फोर्स तो डायपोल पे हमेशा जीरो होता है। तो ये इक्विलिब्रियम का जो केस होगा वो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे ही होगा, पॉसिबल है। लेकिन अब 0 डिग्री पे कैसा इक्विलिब्रियम है, 180 डिग्री पे कैसा इक्विलिब्रियम है, ये देखने वाली बात है। तो देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, अभी जब हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, जो पोटेंशियल नेक्स्ट चैप्टर में, तब वहां समझ में आएगा। क्योंकि हमने 11th में जो डिसाइड किया था, जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, तो वहां पे हमने ऐसे डिसाइड किया था, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वहां पे क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होगी, मिनिमम कहां होगी, उसी से हम डिसाइड करेंगे कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो देखा गया है जब टाउ इज इक्वल टू 0 होता है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, तो यू इज इक्वल टू होता है माइनस पीई, जो कि मिनिमम होता है, इसलिए यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जब थीटा इक्वल टू 180 होता है, तो यहाँ पे जो यू पोटेंशियल एनर्जी
जो आता है वो प्लस ई दैट इज मैक्सिमम आती है, इसलिए यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। आगे बात करें, एक पॉइंट मैंने और बताया था कि फ्लक्स नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 0 होगा फॉर अ क्लोज्ड सरफेस, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और वहां पे कोई क्लोज्ड सरफेस रख दिया जाए तो उससे जो फ्लक्स होगा दैट इज 0 होगा, ठीक है। और एक पॉइंट है कि अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है, अगर जैसे मैंने क्यूब ले लिया, सपोज कर लो क्यूब है, वो सिमेट्रिकल बॉडी है, उसमें 6 फेसेस होते हैं, तो अगर सिमेट्रिकल बॉडी, कोई भी सिमेट्रिकल बॉडी हो सकती है, क्यूब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है उसके सेंटर में अगर कोई चार्ज रख दिया जाए, याद रखना सेंटर में अगर कोई चार्ज रख दिया जाए तो उससे लिंक जो फ्लक्स होगा दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, लेकिन उसके एक फेस से अगर फ्लक्स निकालने के लिए कहता है तो जितने भी फेस होंगे, अभी यहां पे क्यूब रखा है तो 6 फेस है, अगर कोई और सिमेट्रिकल बॉडी रख दी जाए तो उसमें 8-10 फेस हो, तो क्या होता है ईच फेस से जो फ्लक्स होता है, जो लिंक होता है, वो क्या हो जाता है उतने अपॉन टाइम्स हो जाता है। अगर n फेसेस है तो 1/n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो फ्लक्स हो जाता है 1/n टाइम्स ऑफ द टोटल फ्लक्स हो जाता है। जैसे अगर क्यूब की बात करें तो वो हो जाएगा क्यू 5 नेट अपॉन 6 हो जाएगा, जिसमें क्यूब में क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है कि चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर। ये पॉइंट याद रखेंगे। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, मतलब चार्ज मूव नहीं कर रहा है, जो कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो उस केस में कंडक्टर के सर्फेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। चार्जेस ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ कंडक्टर, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो अगर जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो हमेशा उसके आउटर सरफेस पे रिसाइड करता है, मतलब आउटर सरफेस पे फैल जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा वेरीज, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा कंडक्टर है, कहीं पे कर्वेचर ज्यादा है, कहीं पे कर्वेचर कम है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारा डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि कंडक्टर है तो चार्ज सरफेस पे आएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वो वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट, और उसका जो वेरिएशन होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि जो सरफेस है वो कर्व्ड कितनी है। अगर सरफेस कर्व्ड ज्यादा है, बहुत ज्यादा कर्व है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे कर्व देखो, यहाँ पे कर्व बहुत ज्यादा है, यहाँ पे कर्व क्या है, कम है, तो जहां कर्व बहुत ज्यादा होता है वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, कम होती है, और जहां पे कर्व बहुत ज्यादा कम होता है वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ज्यादा होता है। तो चार्ज डेंसिटी जो होती है नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर्स में, चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पे इसका मतलब, जैसे यहां 2 पॉइंट अगर देखें, यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कम है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। R1 इज लेस देन R2, R1 इज लेस देन R2, तो जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के, तो R1 कम है तो सिग्मा 1 ज्यादा होगा सिग्मा 2 से, और सिग्मा 1 चार्ज डेंसिटी जहां पे क्या है, ज्यादा है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, जहां चार्ज ज्यादा है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म अगर कंडक्टर होता है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी वेरी करती है, और चार्ज डेंसिटी वेरी करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी करेगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं 1-1 मारा करके। और एक पॉइंट और बताना था आप लोगों को, जो फ्लक्स होता है किसी भी चार्ज से लिंक्ड जो फ्लक्स होता है वो चार्ज पे भी डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है, मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज्यादा होगा तो वहां से जो फ्लक्स निकल रहा होगा वो ज्यादा होगा। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इज नथिंग बट द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है फ्लक्स। तो इसका मतलब जहां चार्ज ज्यादा है वहां पे फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, ज्यादा निकल रही होंगी, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि 2 कूलाम का चार्ज है और वहां से 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, तो जब मैं कहूंगा 4 कूलाम का चार्ज होगा तो वहां से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चार्ज कितना हुआ, 2 टाइम्स हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कितनी हो जाएंगी, 2 टाइम्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज फ्लक्स associated with a charge is directly proportional to the magnitude of charge. Magnitude of charge चेंज होगा, घटेगा, बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घटेगी और बढ़ेगी, और उसी प्रोपोर्शन में, उसी डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। तो इस तरीके से हमने चैप्टर लगभग फिनिश कर लिया है, सारी चीजें हमने कवर कर ली है। अब 1 या 2 वीडियोस हम न्यूमेरिकल बेस्ड लाएंगे, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या और जितने भी पॉसिबल वीडियोस हो सकते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, वो सारे बनाए जाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड टेक केयर।